नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अकाउंट्स पार्ट 2 में चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। नाउ फाइनल अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर फॉर सोल प्रोप्राइट पार्टनरशिप फर्म, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, any form of business or non-business enterprise so as to ascertain idea about profitability and its financial position. तो फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, दिस इज कॉल्ड लास्ट आउटकम ऑफ एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस. Accounting process start from journalizing. Journal is divided into subsidiary book. It is called subdivision of journal. Then after subdivision of journal, subsidiary book, ledger is prepared. From ledger, balances are extracted from each ledger account, and trial balance is prepared to check arithmetic accuracy. From trial balance, with the help of adjustment, these final accounts are prepared. And essential formats for final accounts are trading account, profit and loss account, and balance sheet. Its specimen is given in your textbook. We will discuss each and every item. हर एक आइटम को हम समझेंगे कि यहाँ पे उसका क्या इंपॉर्टेंस है, विच टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके लिए ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो 3 टाइप के अकाउंट्स है वो टाइप समझ लेते हैं. पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें हम, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च में जितने भी अकाउंट्स ओपन हो वो ये 3 कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. रियल में 2 पार्ट है, असेट्स एंड गुड्स. असेट्स और पर्सनल के अकाउंट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल पोजीशन. जो असेट्स और पर्सनल के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये दोनों सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्ट्रेट वे प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, जिनकी कभी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होती. पर गुड्स और नॉमिनल अकाउंट जो है वो टेम्पररी अकाउंट से यानी रेवेन्यू नेचर के अकाउंट है, 1 साल के टाइम पीरियड के रिलेटेड है. उनकी क्लोजिंग एंट्री पास करके उनको रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहले पहुंचाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो समराइज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैलेंस शीट इज फॉर फाइनेंशियल पोजीशन. और ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हम ये रेवेन्यू स्टेटमेंट को समझे तो देयर आर 4 डिफरेंट अकाउंट्स. First is manufacturing account, then trading account, then profit and loss account, and then profit and loss appropriation account. ये 4 के कॉम्बिनेशन को रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है. यहाँ पे हम 2 पार्ट में इसको समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री. अब जो गुड्स है, गुड्स के 4 अकाउंट है और गुड्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है. तो गुड्स के 4 अकाउंट है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे पहले परचेज और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगा ताकि हमें मिलेगा नेट परचेज. क्रेडिट साइड पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न तो हमें मिलेगा नेट सेल्स. तो इस तरह से गुड्स के ये 4 अकाउंट क्लोज होंगे जिसके लिए अप्रोप्रिएट क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है. क्लोजिंग एंट्री का टॉपिक था फर्स्ट पार्ट चैप्टर जर्नल प्रॉपर में. अब गुड्स के बाद नॉमिनल अकाउंट्स है. तो नॉमिनल में 2 पार्ट है, एक्सपेंसेस एंड इनकम. एक्सपेंसेस के अंदर 6 कैटेगरी होती है, परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जिसमें से 2 कैटेगरी परचेज एंड प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस इज ऑलवेज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इसलिए परचेज और प्रोडक्शन के जितने भी एक्सपेंसेस है उनको क्लोज किया जाता है. एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, क्लोज करने के लिए क्रेडिट होंगे और वो सब डेबिट किए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज एक्सपेंस के लिस्ट में आएगा वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, लॉरी फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट और डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, डेम्यूरेज, दरमायो, खराजात, वॉरफेज. ऑल दिस एक्सपेंसेस आर रिलेटिंग टू परचेज, जिसमें ये वेजेस, कैरेज इनवर्ड है, रेलवे फ्रेट जब रेलवे में गुड्स मंगाए जाते हैं, लॉरी फ्रेट जब रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्ट्रॉय जब सिटी की बाउंड्री को क्रॉस किया जाता है तब ऑक्ट्रॉय लेवी किया जाता है, कस्टम ड्यूटी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, पोर्ट एंड डॉक चार्जेस ऑल्सो जहां पे शिपमेंट के साथ यूज किया जाता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरिंग चार्जेस जो फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स को चार्जेस पे किए जाते हैं, डेम्यूरेज जो डिजायर्ड लोकेशन है वहां से लेट रिमूवल ऑफ गुड्स के लिए जो पोर्ट अथॉरिटी या रेलवे अथॉरिटी एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है वो डेम्यूरेज, दरमायो एक तरह से डेली वेजेस हुआ, खराजात तो गुड्स के अंदर कोई माइन्यूट डिफेक्ट है जिसको रिपेयर रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्चा है वो खराजात, एंड वॉरफेज का एक्सपेंस है व्हेन फ्रॉम प्लेस ऑफ कंसाइनमेंट
of goods, less freight is paid, different freight is to be paid by the receiving party, that is called purchase expense, so warpage. तो इस तरह से अलग अलग परचेज के एक्सपेंसेस है. उसके बाद दूसरी कैटेगरी है प्रोडक्शन एक्सपेंस, जिसमें प्रोडक्शन के वेजेस, रॉयल्टी को स्पेसिफिक डिजाइन को यूज करने के लिए अगर हमको एक्सपेंस पे कर रहे हैं. फैक्ट्री एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ रेंट, टैक्सेस, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी कंज्यूम होता है प्रोडक्शन के अंदर, ये सारे एक्सपेंसेस है. उसके साथ साथ असेंबलीज में जो मटेरियल यूज होता है लाइक ऑयल, ग्रीस. सो ऑल टाइप ऑफ परचेज एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट साइड पे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के अलावा सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स है. गुड्स में से जो इनकम हुई है स्क्रैप गुड्स को बेचने पे, वो इनकम यहाँ पे आएगी. एंड क्लोजिंग स्टॉक. रिजल्टेंट फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आफ्टर दिस टू डेप्रिसिएशन. Resultant figure is gross profit or gross loss. If credit side total of trading account is more than debit side, it is known as gross profit. Gross profit is a credit balance of trading account. It is ascertained on the debit side. Confuse नहीं होना है. Gross profit लिखा जाता है trading account debit side, but its nature is its credit balance of trading account. And gross loss, when expenses are more than income, difference is ascertained on credit side, it is known as gross loss. And gross loss is a debit balance of trading account. लिखा जाता क्रेडिट साइड पे है, लेकिन डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, इसलिए वो डेबिट बैलेंस हुआ. ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, सो एज टू ascertain फाइनल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. ये गुड्स के ट्रेडिंग में से जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस है. और फाइनल बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट होके पीएनएल में क्रेडिट होता है, जिसके लिए ट्रांसफर एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में आती है. एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अगर ग्रॉस लॉस है तो वो ट्रेडिंग से पीएनएल में डेबिट साइड ट्रांसफर होता है, उसकी भी ट्रांसफर एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. इसके बाद यहाँ पे 4 टाइप के एक्सपेंसेस में टोटल 6 कैटेगरी है, जिसमें से परचेज और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस यहाँ पे आए, और बाकी के 4 एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एंड अदर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे. जिसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें स्टाफ को दी जा रही है वो सैलरी, अलावेंस, बोनस, यानी एक तरह से कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हुआ. रेंट ऑफ प्रीमाइसिस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रांसपोर्टेशन का या जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस का प्रीमियम है वो, टैक्सेस, पोस्टेज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, लीगल एक्सपेंसेस, कोई लीगल चार्जेस, एडवोकेट, सॉलिसिटर को अगर पे करते हैं तो वो लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे किया जाता है फॉर इवेल्युएशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके बेस पे ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रिपेयर्स, contribution to provident fund, contribution to employee state insurance, staff welfare and staff training expenses. All these expenses are incurred for administration of business enterprise. That is why it is part of administrative expense. नेक्स्ट जो कैटेगरी वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो गुड्स बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे, उसमें कैरेज आउटवर्ड, सैलरी ऑफ सेल्समैन, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, एग्जीबिशन, शोरूम, गोडाउन, पैकिंग, ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड कैटेगरी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस. फाइनेंशियल एक्सपेंस इज इंकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस. जो अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमने फाइनेंस जनरेट किया है, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ओन फंड एंड बोरोड फंड. ओन फंड यानी कैपिटल जो दिया गया है, ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, जिसका रिटर्न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और जो भी बोरोड फंड्स है, आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन टर्म्स ऑफ बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी भी तरह का लोन का इंटरेस्ट हो, वो सब यहाँ फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, ये भी फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएंगे. चौथी कैटेगरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो ये 5 कैटेगरी में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते, यानी परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, एडमिन, एसएनडी एंड फाइनेंस में नहीं आते. वो सब एक्सपेंसेस ये लास्ट कैटेगरी अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएंगे, जिसके अंदर मेन चैरिटी या डोनेशन का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय रेन, ये सब आएगा. बैड डेट्स, उसके साथ आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जिसके लिए ये टेट फॉर्मेट याद रखना है. बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व,
TAAT फॉर्मेटेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, जिसमें लास्ट वाली अमाउंट माइनस करके नेट जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आउटर कॉलम में आएगी। ये रिक्वायर्ड अमाउंट है जो हमें करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ जो भी लॉसेस है अदर देन दिस गुड्स लॉस, जो भी है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन सारे यहाँ पे आएंगे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ से क्रिएट होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट होगा, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के लिए जो भी प्रोविजन है सारे यहाँ से क्रिएट होंगे। और आफ्टर दैट दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल गेट क्लोज विद दिस अदर इनकम। अदर इनकम को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब एक्सपेंसेस में हमने समझ लिया कि 6 कैटेगरी एक्सपेंसेस है, जिसमें से परचेस, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग में गए, एंड बाकी के 4 यानी एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अदर, ये 4 कैटेगरी के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए। लेकिन इनकम की अगर बात करें, नॉमिनल का दूसरा डायमेंशन है इनकम्स एंड गेन्स अदर देन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इनकम्स गेन्स में 2 ही पार्ट है, एक है इनकम ऑफ सेल और दूसरा इनकम अदर देन सेल्स। 2 ही टाइप की इनकम है, सेल्स एंड अदर देन सेल्स। सेल्स की इनकम या गुड्स के स्क्रैप की इनकम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है, और जो अदर देन सेल्स जो इनकम है, गुड्स के सिवा जो भी इनकम है, यानी एंसिलियरी एक्टिविटीज, द इनकम अर्न फ्रॉम एंसिलियरी सपोर्टिव एक्टिविटीज टू द मेन रेवेन्यू एक्टिविटी, तो उसमें आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन रिसीव्ड, यानी लोन जो हमने एडवांस किया उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बैड डेट्स रिटर्न और बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप। ध्यान ये रखना है कि सेल ऑफ स्क्रैप पीएनएल क्रेडिट में आएगा, पर सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये गुड्स स्क्रैप की इनकम है, ये जनरल स्क्रैप की इनकम है। अलॉन्ग विद दैट मिसलेनियस इनकम, अप्रेंटाइज प्रीमियम, जो ट्रेनी के पास से हम ट्रेनिंग के लिए जो रेवेन्यू रिकवर करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए एक इनकम है, इसलिए अप्रेंटाइज प्रीमियम की इनकम आएगी। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 टाइप के एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और अदर देन सेल्स जो इनकम है वो सब क्रेडिट होगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड, इट्स डिफरेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट written on the debit side because credit side total is more, and if expense is more compared to income, difference is on credit side and it is net loss. Net loss is a debit balance of profit and loss account. वो लिखा जाता है credit side क्योंकि debit side total ज्यादा है। Net profit या net loss is a final profit loss situation for the business and it is transferred to owner's account. ओनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ओनर का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, इसलिए अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल में प्लस होता है और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस होता है, जिसके लिए फाइनली ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन वेयर ऑल पर्सनल अकाउंट्स एंड ऑल असेट्स अकाउंट्स आर टू बी शोन। तो सबसे पहले असेट्स, बैलेंस शीट में 2 साइड है, लेफ्ट साइड इज नोन एज कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, यानी C प्लस एल अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते हैं, ये C प्लस एल की साइड है और ये असेट्स की साइड है। यानी ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस है। इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। तो पैसा यहाँ ये अलग अलग सोर्सेज से पैसा या पैसे की ताकत बिजनेस में आई है और ये सोर्सेज को ये अलग अलग एसेट्स के अंदर अप्लाई किया गया है। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल पोजीशन मीन सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी का डिसीजन बैलेंस शीट से हमें मिलता है, जिसमें पहला डायमेंशन है कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर 4 प्लस और 4 माइनस का मैकेनिज्म है। कैपिटल के अंदर मैक्सिमम ये 8 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। शुरुआत ओपनिंग कैपिटल से होती है, उसमें एडिशनल कैपिटल प्लस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, नेट प्रॉफिट प्लस, ये 4 प्लस किए जाते हैं। ड्रॉइंग्स, एडिशनल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड नेट लॉस, ये 4 को माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल, बिजनेस में यहाँ पे ओनर की क्लोजिंग कैपिटल, फाइनल कैपिटल हमें मिलती है। ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। दूसरा है लायबिलिटी, जिसमें नॉन करंट और करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट यानी लायबिलिटी है मोर देन 12 मंथ्स के लिए, जिसमें बैंक लोन, अदर इंस्टीट्यूशन का लोन, एफडी, लोन फ्रॉम फ्रेंड, ये सब लोन्स आएंगी। और करंट लायबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब आएगा करंट लायबिलिटीज में।
तो इस तरह से दो डायमेंशन हुए सी और एल, एल में दो पार्ट नॉन करंट एंड करंट, सी और एल के बीच में जो आता है वो बिजनेस का ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी बिजनेस का खुद का सोर्स है. इट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स और प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मींस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ. रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर भी जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, तो हर तरह के रिजर्व्स के बैलेंसेस यहाँ पे आएंगे. ये थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है. एक है सी, दूसरा है एल, and this is own source of finance for the business. So liability side entirely sources of finance and asset side is application of finance, जिसमें दो बातें हैं, fixed assets and current assets. Fixed assets means assets acquired for a period more than 12 months. उसमें सबसे पहले इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर. फिर टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, फिटिंग्स, लीज होल्ड एसेट, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स, लूज टूल्स, ये सब आएगा फिक्स एसेट्स में. उसके बाद करंट एसेट्स का एक डायमेंशन है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, स्टोर्स, रिसीवेबल इनकम यानी एक्रूड इनकम, लोन, लेंट, बिल्स रिसीवेबल, देन प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे जो अमाउंट है वो सब करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे. तो दो पार्ट हो गया, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और बीच में ये जो सेगमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का है. अगर ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का बिजनेस में कोई प्रोडक्टिव यूज पॉसिबल नहीं है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों में से एक भी जगह प्लेस नहीं कर सकते, देन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फाइनेंस. In case of over capitalization, extra capital is temporarily invested outside the business and it is termed as investment. This investment can be made in terms of government securities, in terms of debentures or shares of different company, mutual fund, post office saving certificate, different type of government bonds, bearer bonds, किसी भी तरह का investment place किया जा सकता है. But source of finance is more compared to application and situation is of over capitalization. तो असेट साइड पे यहाँ पे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ऐसे तीन डायमेंशन है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस है. तो इस तरह से बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है. बैलेंस शीट इज फॉर फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी. तो फर्स्ट फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ये हमें याद रखना है फॉर्मेट, कि कौन सी आइटम कौन से लोकेशन पे यानी कौन से अकाउंट में कौन सी साइड पे आता है, ये पहले याद रखना है. विद दैट हमें ये समझना है टेबल ऑफ एडजस्टमेंट. टेबल ऑफ एडजस्टमेंट आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता है, और एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन एज पर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू प्रिंसिपल. 1 year's रेवेन्यू इज टू बी कंपेयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम ईयर, और उसके लिए जो कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन को स्प्लिट करके एक अकाउंटिंग फ्रेम के ट्रांजेक्शन को उसी ईयर में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसके लिए अलग अलग एडजस्टमेंट है अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए. सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक. तो अब ये जो एडजस्टमेंट है उसकी दो इफेक्ट होती है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एंटायरली स्किप्ड है. अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ उस स्टेज तक वो एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हमें दो इफेक्ट देनी है. तो आइडियोलॉजिकली सोचना है कि अब हमारे पास फॉर्मेट ही तीन है, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस निकल चुका है, अब हमारे सामने ऑप्शन है ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एडजस्टमेंट हम पास करेंगे उसकी इफेक्ट ये तीन जगह पे ही आएगी, वहां तक की अकाउंटिंग प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. तो अब एक एक आइटम वाइज देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट आएगी, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट साइड. दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडिशन टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, यानी कोई भी ये दो या ये चार कैटेगरी का कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है. तो ट्रेडिंग या तो P&L में डेबिट साइड पे एडिशन, डेबिट साइड पे एडिशन टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस करना है, और दूसरी इफेक्ट है वो बैलेंस शीट लायबिलिटी है, क्योंकि एक्सपेंस पे करना बाकी है. थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हमने एडवांस पे किया यानी नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, एंड सेकंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट असेट साइड. फोर्थ एडजस्टमेंट है रिसीवेबल इनकम और एक्रूड इनकम, यानी इनकम अभी मिलनी बाकी है, तो इनकम का एक ही लोकेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सारी इनकम वहीं आती है. इसलिए एक्रूड इनकम या तो रिसीवेबल इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एडिशन टू रिस्पेक्टिव इनकम, एंड इट सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड. फिफ्थ आइटम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सारी इनकम P&L में क्रेडिट साइड पे है, कोई भी
इनकम एडवांस में रिसीव किया, यानी दैट इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड रिसीव्ड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, सो उसमें से हटाने के लिए माइनस करेंगे पीएनएल क्रेडिट साइड, डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, एंड सेकंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे ये सोचना है कि कंसिडरेशन कौन सी साइड पे बाकी है। अगर हमारी साइड पे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हमने कंसिडरेशन ले लिया है, पर सामने डिस्चार्ज करना बाकी है, इसलिए वो लायबिलिटी बनता है। प्रीपेड एक्सपेंस है, इसका मतलब हमने कंसिडरेशन एग्जीक्यूट किया, इसलिए वो असेट है। यहाँ पे रिसीवेबल इनकम, कंसिडरेशन लेना बाकी है, इसलिए असेट है, और ये एडवांस में मिल चुका है, इसलिए लायबिलिटी है। पर ये जो टिक किया है उसको कॉन्सेप्चुअली हमें ऐसे समझना है कि टिक इसलिए किया है कि ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट समटाइम्स कैन बी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के स्टेज तक इसमें से कोई ना कोई एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गया है। हो गया इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है, वो फोल्ड ओपन हो चुका है, तब हम उसकी दो इफेक्ट नहीं देंगे। दो इफेक्ट क्यों देनी है? क्योंकि ट्रांजेक्शन पूरा बाकी है। अगर वो एडजस्टमेंट के फॉर्म में आया तब हमें दो इफेक्ट देनी है, लेकिन अगर वही आइटम, इनमें से कोई आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया है, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और फिर हमें उसका लोकेशन तय करना है कि वो कहां पे आएगा। तो लोकेशन के लिए क्लोजिंग स्टॉक, अब उसका नेचर पकड़ना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर एसेट है, इसलिए वो बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस विच आर यूजुअली गिवन एज एडजस्टमेंट इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये सारी आइटम जो फ्रीक्वेंटली यूजुअली एडजस्टमेंट के फॉर्म में दी जाती है, वो आइटम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आए तो कौन सी एक इफेक्ट आएगी, वो हमें याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक असेट है, इसलिए बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। ये सारे पर्सनल अकाउंट है, ये चारों चार पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, पे करना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, इसलिए बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। ये डेबिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट का, ये क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी में, ये असेट में। रिसीवेबल इनकम यानी इनकम येट टू बी रिसीव्ड, यानी ये डेबिट बैलेंस हुआ पर्सनल अकाउंट का, ये बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। तो ये टिक का मतलब है आइटम्स गिवन इन एडजस्टमेंट, यूजुअली गिवन इन एडजस्टमेंट इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो कौन सी एक इफेक्ट आएगी वो पर्टिकुलरली याद रखना है। अब यहां से आगे 6 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन एक्सपेंस है बिजनेस का, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर वो आइटम प्लस होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पीएनएल डेबिट एंड बैलेंस शीट में एडिशन टू कैपिटल। 7th है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल क्रेडिट, ये एक तरह की इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो पीएनएल क्रेडिट एंड बैलेंस शीट डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल और एडिशन टू ड्रॉइंग्स, ये कोई दो इफेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से सोच सकते हैं कि या तो डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल की तरह देखें, क्योंकि ये चारों आइटम कैपिटल में से माइनस हो रही, या तो हम ऐसा सोचे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में प्लस होके फिर टुगेदर ये दोनों अमाउंट ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक साथ कैपिटल में से माइनस हो रहा है, इसलिए दोनों अप्रोच के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल और एडिशन टू ड्रॉइंग्स। एडिशन टू ड्रॉइंग्स के बाद भी अल्टीमेटली तो वो कैपिटल में से ही माइनस होने वाला है। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑन एसेट। कोई भी एसेट का डेप्रीशिएशन हो तो यूजुअली फिक्स एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स है अदर देन लैंड, बिकॉज लैंड इज एन एप्रिशिएबल एसेट, उसके अलावा जो है बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, ये जो भी एसेट्स है व्हीकल्स तक, उन सब में डेप्री लगेगा तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, because depreciation is a permanent and gradual decline in the value of asset due to any reason। तो assets की वैल्यू को हम कम करेंगे, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, और दूसरी इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में कब जाएगा? जब एक्सपेंस प्रोडक्शन का होगा, यानी एसेट एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन में यूज हो रही है, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग हुआ, प्लांट मशीन हुआ, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन ट्रेडिंग में जाएगा, प्लांट एंड मशीन का डेप्रीशिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। लेकिन अगर डेप्रीशिएशन सिर्फ बिल्डिंग का दिया है या डेप्री सिर्फ मशीन का दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगा अंडर दिस हेड ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये याद रखना है कि डेप्रीशिएशन, डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, एंड सेकंड इफेक्ट इज डेबिटेड टू आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से डिजायर्ड पोजीशन पे वो जाएगा। उसके बाद है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व। इसके एडजस्टमेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ये टेट फॉर्मेट हमने बनाया है,
बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स एडजस्टमेंट, बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट एंड बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो ये फॉर्मेट अप्लाई करना है पीएनएल डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करना है। पहले डेटर्स माइनस बैड डेट्स एडजस्टमेंट एंड देन बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, ये दो आइटम यहाँ पे माइनस करनी। उसके बाद आता है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स के लिए ये डीआरडी है। ये जो बीडीआर की प्रोविजन है वो लॉस के लिए, और डीआरडी की प्रोविजन है वो एक्सपेंस के लिए। जो हमारे गुड डेटर्स है वो टाइम पे पैसे चुकाते, इसलिए वो डिस्काउंट डिमांड करते, दे आर एंटाइटल्ड फॉर डिस्काउंट, और उसके लिए हमने ये एक्सपेंस का प्रोविजन क्रिएट करना है। खास समझना है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होगा। ये टोटल डेटर्स है, टोटल डेटर्स में से बैड डेट्स जो लॉस्ट हो चुके हैं लास्ट डेट पे, वो माइनस करने पे डाउटफुल डेटर्स आएंगे। उसके ऊपर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लगाएंगे बीडीआर, और फिर जो बचेंगे वो गुड डेटर्स है, और वो गुड डेटर्स टाइम पे पैसा चुकाएंगे, इसलिए दे डिजर्व, दे आर एंटाइटल्ड फॉर डिस्काउंट, एंड फॉर दैट पर्पस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज क्रिएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी सीक्वेंस। क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट आगे पीछे करके दिए हो तो भी पहले बैड डेट्स ही आएगा, फिर बैड डेट्स रिजर्व एंड देन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ये सीक्वेंस को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल डेटर्स लेस बैड डेट्स इज डाउटफुल डेटर्स, माइनस बीडीआर इज गुड डेटर्स, एंड माइनस डीआरडी इज नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। इसलिए ये सीक्वेंस है, इसको फॉलो करना है। जैसा यहाँ TAAT फॉर्मेट है पीएनएल डेबिट साइड बैड डेट्स के लिए, वैसे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स डीआरडी की प्रोविजन के लिए पीएनएल डेबिट में फॉर्मेट आएगा डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह से ये फॉर्मेट्स याद रखने हैं बीडीआर और डीआरडी के लिए। अब यहां से आगे जो ट्रांजेक्शन है वो एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स के है, जिसमें सबसे पहले परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस। तो एंट्री वाइज हम सोच सकते हैं, अगर परचेस बाकी है तो परचेस प्लस होगा एंड क्रेडिटर प्लस होगा, परचेस प्लस एंड क्रेडिटर प्लस। अगर सेल्स बाकी है तो सेल्स प्लस एंड डेटर्स प्लस। अगर परचेस रिटर्न बाकी है तो डिडक्शन फ्रॉम परचेस एंड डिडक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स। इफ सेल्स रिटर्न इज येट टू बी रिकॉर्डेड देन सेल्स माइनस एंड डेटर्स माइनस। तो ये चार मेन बुक के चार ट्रांजेक्शन हुए कि परचेस अगर बाकी है तो परचेस प्लस क्रेडिटर प्लस, सेल्स बाकी है तो सेल्स प्लस डेटर प्लस, परचेस रिटर्न बाकी है तो परचेस माइनस क्रेडिटर माइनस, सेल्स रिटर्न बाकी है तो सेल्स माइनस डेटर माइनस। ये चार सब्सिडरी बुक हुई। बाकी दो बिल्स की बुक है जिसकी एंट्री यहाँ पे है। अगर बिल ड्रॉन किया हमने डेटर पे तो उसके लिए बिल ड्रॉन की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। तो इसके दोनों कंपोनेंट बैलेंस शीट की असेट साइड आता है, डेटर्स भी यहाँ पे है और बिल्स रिसीवेबल भी। डेटर्स कम हो रहा है और बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है, इसलिए एक इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट असेट साइड बिल्स रिसीवेबल में प्लस, और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में से माइनस। उसके बाद है बिल्स पेएबल। हमारे क्रेडिटर ने जो हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, जो हमारी लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर में से बिल्स पेएबल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल बढ़ेगा। अब दोनों कंपोनेंट लायबिलिटी साइड पे है, बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी में और क्रेडिटर्स भी करंट लायबिलिटी में, तो बिल्स पेएबल बढ़ेगा इसलिए उसमें प्लस, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस। तो ये 6 बुक के मेन ट्रांजेक्शन है, ये हमें याद रखने हैं। एक परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। तो ये चारों ट्रांजेक्शन अगर अनरिकॉर्डेड है तो अकॉर्डिंगली उसकी दो इफेक्ट देनी है। उसके बाद गुड्स के आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स के ट्रांजेक्शन है, जिसमें गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब जो भी आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स है उसकी एक इफेक्ट हमें परफेक्ट याद रखनी है, और वो है रिडक्शन फ्रॉम परचेस। ये खास याद रखना है, एनी टाइप ऑफ आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स whether for personal use, given in charity, free sample, lost in transit, fire, theft, accident, any reason, any outflow other than sales will ultimately reduce the amount of purchase. इसलिए उसकी एक इफेक्ट परफेक्ट याद रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्शन फ्रॉम परचेस। इसीलिए यहाँ फॉर्मेट में भी परचेस रिटर्न माइनस करने के साथ यहाँ पे गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स को मेंशन किया गया है। कोई भी आउटफ्लो हो परचेस में से माइनस होगा, ये उसकी फर्स्ट इफेक्ट है। नाउ अगर ये पर्सनल यूज के लिए गया है तो दूसरी इफेक्ट आएगी ड्रॉइंग्स यानी कैपिटल में से माइनस, इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये ड्रॉइंग्स या एडिशनल ड्रॉइंग्स के तौर पे माइनस होगा। उसके बाद है गुड्स स्टोलन इन थेफ्ट। नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन इन थेफ्ट। थेफ्ट में गया है तो भी पहली इफेक्ट परचेस में से माइनस होगा, और दूसरा पीएनएल डेबिट साइड आएगा लॉस बाय थेफ्ट। पीएनएल डेबिट साइड लॉस बाय थेफ्ट के फॉर्म में आएगा।
गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो पहले परचेज में से माइनस होगा फर्स्ट इफेक्ट, एंड देन सैंपल दिए गए फ्री सैंपल, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का हिस्सा बनेगा पीएनएल डेबिट साइड। गुड्स गिवन एज डोनेशन, तो भी परचेज में से माइनस होगा और पीएनएल डेबिट साइड इट विल कम एज डोनेशन एक्सपेंस। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, रेन ऐसा कुछ भी है तो भी परचेज में से माइनस होगा और पीएनएल डेबिट साइड कॉज के साथ आएगा कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, रेन, यानी एक इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल डेबिट परचेज में से माइनस और दूसरा पीएनएल डेबिट साइड रिस्पेक्टिव लॉस के नाम से आएगा। अब यहां तक जो है वो लॉस के केसेस और आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स के केसेस है। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, कि अगर इंश्योरेंस का गुड्स अगर पार्शियली या फुल्ली इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम एक्सेप्ट किया है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगी। तो हमें ये सोचना है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय कोई भी रीजन हो तो हमारी एक इफेक्ट तो फिक्स है कि परचेज में से माइनस होगा। जब कुछ भी नहीं मिलता था, टोटल लॉस होता था, तो दूसरी इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड आता था लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। यानी ये जो दूसरी इफेक्ट है, जो पीएनएल डेबिट वाली इफेक्ट है, वो चेंज होगी। क्लेम पास होने पे वो इफेक्ट चेंज होगी। यानी अब दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बैलेंस शीट असेट साइड इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा ये केस में। लेकिन गुड्स अगर पार्शियली इंश्योर्ड है, जैसे 5,000 के गुड्स गए फायर में, थेफ्ट में, एक्सीडेंट में, तो परचेज में से माइनस होगा 5,000। अब दो पार्ट में इफेक्ट स्प्लिट हो जाएगी। डेबिट इफेक्ट दो पार्ट में स्प्लिट होगी। हम इसकी जर्नल एंट्री जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर टू परचेज, यानी परचेज में से 5,000 माइनस करना है और सामने दो अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी एंड लॉस बाय फायर। तो इंश्योरेंस कंपनी का 2,000 रुपया जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, और अगर 3,000 रुपए का लॉस हुआ है तो इट विल बी पीएनएल डेबिट साइड लॉस बाय फायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस इंटरप्रेट करते हैं कि इस तरह के केस में 3 एंट्री है। एंट्री 3 नहीं है, इफेक्ट 2 ही है, लेकिन एक इफेक्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। यहाँ जो डेबिट इफेक्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज डेटर एंड सेकंड इज लॉस। वन इज डेटर, सेकंड इज लॉस। जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है वो इंश्योरेंस कंपनी डेटर, बैलेंस शीट असेट साइड, और जो अमाउंट रिकवर नहीं होगा, जो लॉस है, वो लॉस बाय फायर, सो पीएनएल डेबिट साइड। तो ये आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स के ट्रांजेक्शन दे। इसके बाद कोई भी जो सेकेंडरी मटेरियल हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर अदर देन गुड्स, जैसे स्टेशनरी का मटेरियल, पोस्टल स्टैम्प्स का मटेरियल, एडवर्टीजमेंट मटेरियल, प्रिंटिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल का स्टॉक अगर हमारे पास है तो पीएनएल डेबिट साइड इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। क्योंकि वो अमाउंट हमने पे कर दिया था पर वो मटेरियल पूरा हम यूज नहीं कर सके करंट अकाउंटिंग ईयर में, इट विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। सो ये ईयर एंड डेट पे वो स्टॉक बनेगा, एक एसेट बनेगा, इसलिए वो एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा। और बैलेंस शीट एसेट साइड आइदर स्टेशनरी स्टॉक, पोस्टल स्टैम्प स्टॉक, एडवर्टीजमेंट मटेरियल स्टॉक, इस तरह से इसे शो करना है। तो कोई भी ऑक्सिलरी मटेरियल के लिए अगर स्टॉक बच जाता है तो पीएनएल डेबिट साइड रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट एसेट साइड बाय वे ऑफ स्टॉक। अगर कमीशन ऑन प्रॉफिट देना है, कोई कमीशन पार्टनर्स, मैनेजर्स को कोई कमीशन प्रोवाइड करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड उसकी इफेक्ट आएगी, बिकॉज इट इज पेएबल अमाउंट एंड इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। उसके बाद है राइटिंग ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कोई भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को अगर हम राइट ऑफ करें, जैसे सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन जो होता है, सेम लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे लीज राइट ऑफ किया जाता है। तो खुद की एसेट पे डेप्री हो तो हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं कि बैलेंस शीट डिडक्शन फ्रॉम एसेट एंड ट्रेडिंग या पीएनएल डेबिट। सेम वे अगर कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑफ करना है तो बैलेंस शीट एसेट में से माइनस, डिडक्शन फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न ऑफ दैट लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कोई भी रिजर्व अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, रिजर्व यहां से हम क्रिएट कर रहे हैं, तो रिजर्व विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऐड होगा रिस्पेक्टिव रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। जो भी रिजर्व है उसके अंदर वो अमाउंट ऐड होगी, इसलिए पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एडिशन टू जनरल रिजर्व। ये जो लिस्ट था ट्रांजेक्शन का, एडजस्टमेंट का, वो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब एक स्पेशल नेचर के ट्रांजेक्शन को खास समझते हैं। यहाँ पे यहां तक के ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट थी। अब हमें यह देखना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा आ जाए, एडजस्टमेंट ऐसा आ जाए, इसमें 4 इफेक्ट हो, तो 4 इफेक्ट वाला जो एक केस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए लिखा है यहाँ पे कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो गलत जगह चला गया है।
जब ट्रांजेक्शन गलत जगह गया है तो हमें दो तरफ से थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। जहां गलत जगह गया है वहां से हटाना है, ट्रांजेक्शन को कैंसल आउट करना है। कैंसल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस बुक की एंट्री क्या होती है, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होती है। अगर राइट एंट्री पता है तो ही उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन उसको करेक्ट जगह पे प्लेस करना है। इस वजह से यहाँ पे चार चार इफेक्ट आएगी। तो पहला है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, गलती से सेल्स बुक में चला गया है तो सेल्स की एंट्री हमने यहाँ पे देखी कि एडिशन टू सेल्स एंड एडिशन टू डेटर्स, तो उसको हटाने के लिए सेल्स में से माइनस करेंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे, तब वो ट्रांजेक्शन निकल जाएगा। अब हमें उसको पहुंचाना है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की एंट्री यहाँ पे है कि ट्रेडिंग में परचेस में से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल, तो ये वो ट्रांजेक्शन की एंट्री है। अब ये दो एंट्री पास करनी है, इसलिए परचेज में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस। तो इस तरह से चार फोल्ड वाली एंट्री को हमेशा ध्यान में लेना है। ये जो 6 बुक है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये 6 बुक में भी ट्रांजेक्शन इंटरनली चेंज हो सकते हैं कि एक बुक का ट्रांजेक्शन दूसरी बुक में चला जाए। उसके लिए सिंपल थिंकिंग, जो गलत जगह गया है वहां से ट्रांजेक्शन को हटाना है। इसका एक एग्जांपल लिया हमने कि बिल ड्रॉन ऑन डेटर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, जो हमने बिल ड्रॉ किया है वो गलती से परचेज रिटर्न बुक में चला गया है। तो जो गलत बुक में गया है उसकी एंट्री को सोचना है और उसको रिवर्स कर देना है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है परचेज में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस, ये उसकी एक्चुअल एंट्री है, लेकिन उसमें वो गलती से चला गया है। तो उसको हटाने के लिए जो माइनस होता है उसमें अब हम प्लस करेंगे कि परचेज में प्लस एंड क्रेडिटर में प्लस, तो परचेज प्लस एंड क्रेडिटर प्लस से ये ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक से निकल जाएगा। अब हमें बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर है, इसलिए उसके लिए एंट्री पास करनी है। तो बिल ड्रॉन की एंट्री है यहाँ पे असेट साइड बिल्स रिसीवेबल में प्लस और बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में से माइनस, तो ये उसकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन की एंट्री है। तो बिल्स रिसीवेबल प्लस एंड डेटर्स माइनस, इस तरह से ये चार इफेक्ट देनी है। परचेज और क्रेडिटर में दोनों में प्लस, क्योंकि गलती से परचेज रिटर्न बुक में चला गया है, और बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल प्लस एंड डेटर्स माइनस, इस तरह से चार इफेक्ट देनी है। ऐसा कोई भी बुक का क्वेश्चन हो सकता है कि एक बुक का ट्रांजेक्शन दूसरी बुक में चला गया है, और हमेशा उसके लिए आपको चार इफेक्ट सोचनी है। रॉन्ग बुक में से ट्रांजेक्शन हटाना है और करेक्ट बुक की तरह दोनों इफेक्ट देके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो ये समरी है फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की, और उसके साथ है ये टेबल ऑफ एडजस्टमेंट जिसकी इफेक्ट्स आपको याद रखनी है। यहां से आगे के जो सेशंस होंगे इट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर प्रैक्टिकल सम्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।